हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारा जो मकसद है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में लगभग सभी बच्चों को सफलता प्राप्त करवाना है। इसलिए मैं ऑलरेडी आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से करवा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने इन्वायरमेंट का 90% सिलेबस कवर करवा दिया है, पॉलिटी का 90% सिलेबस कवर करवा दिया है, साथ ही साथ मेंस के लिए भी मैंने एथिक्स का 85% सिलेबस कवर करवा दिया है। अब जिस तरह से मैंने इन्वायरमेंट का सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया, उसी तरह से जब तक उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो पैटर्न पता नहीं चलेगा किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और किस किस लैंग्वेज में हमें फंसा रहा है। ठीक है, आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पैटर्न चेंज हुआ है वो 2011 में हुआ है और मेंस का पैटर्न 2013 में हुआ है। ठीक है, इसीलिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन को 2011 से हम लोग को करना चाहिए और मेंस के क्वेश्चन को 2013 से करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एनवायरनमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज नंबर 1 है, जिसमें आज हम लोग 2021 के क्वेश्चंस को देखेंगे। सिर्फ हम लोग ये नहीं देखेंगे कि क्या कौन सा ऑप्शन सही है, बल्कि ये भी देखेंगे कि वो वाला ऑप्शन क्यों गलत है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ये भी हमें देखेंगे, और वो ऑप्शन किस चीज़ से संबंधित है ये भी देखेंगे। ये जो डिस्कशन होगा, ऐसा डिस्कशन आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर विश्वास नहीं होता है तो आप ज़रूर इस लेक्चर को पूरा देखिए, फिर आपको अगर पसंद आएगा तो आगे देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल बनवाल है, मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बाइलिंगुअल है। आप देख रहे हैं जीरो आई का चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, 2021 में जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया था, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से आपको पता है यूपीएससी प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसमें से जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन टोटल आए थे वो आए थे 16। तो आप समझ सकते हैं 16% जो क्वेश्चन है वो आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। किससे है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक तरफ आप देख रहे हैं इंग्लिश में क्वेश्चन है, दूसरी तरफ हमारा क्वेश्चन जो है वो हिंदी में है। ठीक है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से सुनेंगे। 2021 में इन्वायरमेंट से आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर से रहता है और कुछ स्टैटिक से रहता है। तो अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनेगा तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, क्योंकि ये जो है न्यूज़ में था 2020-21 के साल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो हमारा एग्ज़ाम 24 में आप देंगे, जो मैंने आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया है उसमें सारे चीज़ को कंसाइज करके अच्छे से बताएं, और जो करंट अफेयर का पोर्शन है उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तब आप जब 24 में पेपर देंगे तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आसानी से आप इन्वायरमेंट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका 80-90% सिलेबस जो है आप कवर करवा देंगे और 80-90% क्वेश्चन आप आराम से आसानी से कर लेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा आपको खुद भी लगेगा जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चन 2021 में नहीं बनता है तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इसमें करंट अफेयर था 2020-21 में, इसलिए वो पूछा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हिंदी में भी पढ़ते जाएंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 है द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड UNCDF एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। देखिए 2020 में हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड चुना गया और क्वेश्चन कब आया? 2021 में, मतलब करंट अफेयर का है। तो हो सकता है कभी हम 2023 में 2020 वाला हम क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, 2020 में ये न्यूज़ में था। तो क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, ठीक है, और आर्बर डे फाउंडेशन ये एक NGO है। ठीक है, दोनों ने मिलकर हैदराबाद को ट्री सिटी बनाया था। तो इसमें लेकिन लिख दिया है कि यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट डेवलपमेंट फंड ने, तो ये इसलिए गलत होगा। ठीक है, और FAO के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है कि FAO जो है ये यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक, ये 1945 में आपका बना था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इटली में। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। और जो आर्बर डे फाउंडेशन है, जनरली जो फाउंडेशन वर्ड होता है वो एक NGO होता है। ठीक, तो हैदराबाद को 2020 का ट्री सिटी बना था। तो ये तो सही है बना था, लेकिन इसने नहीं बनाया था। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा पहला। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि हैदराबाद वाज सेलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर ए ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट।
शहरी वनों को विकसित करने और बनाए रखने की प्रतिबद्धता के बाद हैदराबाद को 1 वर्ष के लिए मान्यता के लिए चुना गया था। तो सही बात है, यहाँ पे नाम ही है ट्री सिटी, और सिटी है, सिटी मतलब क्या होता है अर्बन, तो अर्बन एरिया में उसने जंगल को मेंटेन किया, इसीलिए जो है उसको चुना गया। किसके द्वारा? FAO एंड आर्बर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसलिए दूसरा हमारा सही है और पहला गलत है। ठीक, तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, पहला गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, तो आंसर जो होगा हमारा डी। समझ में आ गया? तो आपको मिल गया FAO के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हैदराबाद के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, आर्बर डे फाउंडेशन के बारे में मिल गया। ठीक है, और मैंने ये भी बताया ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नहीं बनता है कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग को 2023 में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, हम लोग 24 के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो हमारा अगर करंट अफेयर 23-24 वाला आएगा तो हम बना देंगे। 3 साल पहले वाला पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, 1 साल का करंट अफेयर पढ़िए, उससे काफ़ी हो जाता है प्रीलिम्स या मेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2, बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आया है 2021 में, अगर देखेंगे तो 16 क्वेश्चन जो है मोटा मोटी आए, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर ले तो जिसमें इन्वायरमेंट भी थोड़ा सा होता है, तो इन्वायरमेंट से 19 क्वेश्चन आया है। ठीक है, बाद में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है 3 और उसको भी बता देंगे। ठीक है, तो लेकिन ये प्योर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है जो हम लोगों ने अभी 16 देख रहे हैं। ठीक, तो बोल रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट अगर इंडिया का प्रिपरेशन है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, जलवायु स्मार्ट कृषि के लिए, तो भारत की तैयारी के संदर्भ में देखिए क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर मतलब ऐसा एग्रीकल्चर होता है, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हम लोग को अपना खेती को भी क्लाइमेट रेजिस्टेंट बनाना पड़ेगा, ऐसा बीज खोजना पड़ेगा जो कम पानी में हो जाए, जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर मतलब जो हमारा पेस्ट रेजिस्टेंट हो, कीड़ा उड़ा उसमें नहीं लगे, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो, तो उसको हम लोग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोलते हैं। कम पानी कम रिसोर्स में अच्छा प्रोडक्शन हो। ठीक है, तो उसके बारे में बोल रहा है द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। बोल रहा भारत में क्लाइमेट स्मार्ट जो विलेज है दृष्टिकोण, जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के नेतृत्व वाली परियोजना का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये भी जो है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का पोर्शन है। ठीक, उस समय ये न्यूज़ में होगा। ठीक है ना। फिर बोल रहा था प्रोजेक्ट ऑफ CCAFS इज कैरिड आउट अंडर द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर इन फ्रांस। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT इन इंडिया इज वन ऑफ द CGIAR रिसर्च सेंटर। ठीक, ये ऐसा क्वेश्चन अगर इसके बारे में आपको पता है तो ही इससे मारना सही है, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है। ठीक है, उस साल न्यूज़ में रहा होगा, इसीलिए UPSC ने इसको पूछा। ठीक है, नहीं आता है कोई बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन को हम लोग छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही है वो है तीनों। हम लोग को जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा उसको तो अटेम्प्ट करेंगे ही, लेकिन बहुत जो फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अब इसमें देखिए कितना सारा इन्फॉर्मेशन है, तो क्वेश्चन थ्रू सॉल्व करने के द्वारा हम आपको ये भी बताएंगे कि किन किन क्वेश्चन को छोड़ना है। इसमें देखिए CCAFS के बारे में, फिर बोल रहा है कि CGIAR के पार्ट है, फिर ये बोल रहा है कि इंडिया में जो ICRISAT है इसका एक सेंटर है। तो 3 फैक्ट है, और तीनों के बारे में अगर नहीं पता, अगर एक फैक्ट भी अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं बना पाओगे। इसमें तीनों फैक्ट जो है सही है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो, जिसके बारे में कोई आपको लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई आपको दिमाग नहीं लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि सर बोले हैं तो इसको भी बनाएंगे, नहीं, क्योंकि देखिए कट ऑफ जो जा रहा है वो जा रहा है 90 से 100 के बीच में। ठीक है, तो अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से अगर आपका गलत भी हो जाता है, मान लिया आपने 60 क्वेश्चन सही मारा, अटेम्प्ट किया 90, तो अगर 30 क्वेश्चन अगर गलत भी होता है तो भी आपको जो है 100 नंबर आराम से आएगा। ठीक है, इसीलिए हमें सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हमें 30-35 क्वेश्चन जो है आपको, कुछ क्वेश्चन तो छोड़ देना है 10-15, और बाकी 90 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से आपका 55-60 सही होगा, फिर आपका कट ऑफ आसानी से निकल जाएगा। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम सही ट्रैक में, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोशिश रहा है कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित प्रकार के जीवों पर विचार करें। है कॉपीपोड्स,
कोपॉड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिनीफेरा। तो मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरामिनीफेरा और कोपीपोड सबके बारे में आपको पढ़ाया था जब हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। और जब हमने आपको फूड वेब पढ़ाया था पानी वाला, तो ये सब के ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोगों ने बात किया था फूड चेन में, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्राथमिक उत्पादक, जो खुद खाना बनाता है, एक तरह का प्लांट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डायटम होता है, ठीक है, और जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये जो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये खुद खाना बनाता है। जो कोपीपोड होता है वो क्रस्टेशियन होता है, केकड़ा वाला परिवार का रहता है, ठीक है। तो वो दूसरे को खाता है, खुद खाना नहीं बनाता है। और जो ये फोरामिनीफेरा है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये भी दूसरे पर डिपेंड करता है। मैंने वहाँ पे आपको साइनोबैक्टीरिया, डायटम के बारे में ही बताया था। तो अगर आपको पता है यार डायटम और साइनोबैक्टीरिया अगर है तो 2 और 3 तो है, ठीक है। तो 2 और 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बस यही, सॉरी मतलब बी, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि मान लिया आपको नहीं पता था कोपीपोड के बारे में, या आपको नहीं पता है फोरामिनीफेरा के बारे में, लेकिन भैया क्या आपको बाकी ऑप्शन के बारे में पता है? क्या आपको पता है डायटम के बारे में? एकदम पता है। क्या साइनोबैक्टीरिया? एकदम पता है। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लूबेरियन अलगी भी बोलते हैं, जो खुद खाना बनाता है। तो इसमें मुझे उस जानवर को पता करना था जो खुद खाना बनाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर फ्यूचर में मान लो कोपीपोड के बारे में आएगा तो आप बता देंगे ना कि क्रस्टेशियन के परिवार का ये होता है, ठीक है। और फोरामिनीफेरा जो होता है वो दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब यूपीएससी नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी टाइप का कुछ बना देगा। मान लो एक फूड चेन बना दिया, फोरामिनीफेरा, फिर दे दिया डायटम, और फिर दे दिया स्मॉल फिश, और फिर दे दिया बिग फिश। तो ये बताइए तो ये सही है गलत है? एकदम गलत है, क्योंकि डायटम पहले होगा, ये प्राथमिक उत्पादक है। फोरामिनीफेरा उसको खाता है, फिर छोटा फिश, वही बड़ा फिश। तो इस तरह का भी आपको दे सकता है कि 4 फूड चेन दे दिया और बोला कौन सा सही है। 4 ऑप्शन, 1 2 3 4, तो आपको उसमें लिखना था। एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी है ना। हेयरिंग, क्रस्टेशियन मैंने जब पढ़ाया था आपको तब ये बताया था, ठीक। तो इसका तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 2 और 3। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इसी तरह से हम आपको सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट हो या फिर पॉलिटी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, सब चीज़। मैं साइंस टेक भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा साइंस टेक जो पढ़ाएंगे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साइंस टेक में सबको लगता है यार PT 365 पढ़ लो विजन वाला, उससे हो जाएगा। अरे भैया, आप जब हिस्ट्री पढ़ते हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ते हो, सबका आप स्टैटिक बुक पढ़ते हैं ना, सबका स्टैटिक बुक। लेकिन क्या आप साइंस का स्टैटिक बुक कोई पढ़ते हैं? नहीं। आपको लगता है करंट अफेयर से आता है, लेकिन करंट अफेयर से नहीं आता है। 90% जो क्वेश्चन होता है वो तो स्टैटिक से आता है साइंस टेक में, मात्र 10% क्वेश्चन होता है वो करंट से आता है, और उसको भी आसानी से किया जा सकता है जब आपका स्टैटिक अच्छे से रहेगा तो। इसीलिए मैं आपको इन्वायरमेंट, इकोलॉजी भी पढ़ा दिया हूँ, उसी तरह से साइंस टेक भी आपको पूरा स्टैटिक से सब चीज़ पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको भी जल्दी हम लोग शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में शुरू करेंगे साइंस टेक आपका, जिससे हर साल साइंस टेक से आपको पता है 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जिसको मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि ये करंट अफेयर से आता है, और फिर वो PT 365 पढ़ेंगे और फिर उससे क्वेश्चन नहीं बनता है तो बोलते हैं कि फिर बाहर से आया है। कुछ बाहर से नहीं आता है, सब जो है स्टैटिक से आता है। आपने नहीं पढ़ा है इसीलिए आपको टफ लग रहा है, बहुत आसान आता है, ठीक है। जब पढ़ाएंगे तो आपको खुद फ़र्क लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल्स, हेज हॉग, मार्मट एंड पेंगोलिन। निम्नलिखित जानवरों पे विचार करना है। कांटेदार जंगली चूहा, मरमट और छिपकली, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोल अप एंड प्रोटेक्ट इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट। ये पेंगोलिन की जगह छिपकली मत लिख दो, ये ट्रांसलेशन अलग हो गया, इसको पेंगोलिनी बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको जो है पेंगोलिन के बारे में पढ़ाया है और हेज हॉग के बारे में भी पढ़ाया है, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जब हम लोग जानवर के बारे में पढ़ाया था, ठीक। तो बोल रहा है कि जब शिकारियों से बचने के लिए कौन जो है अपने शरीर को मोड़ देता है। तो मैंने आपको पेंगोलिन का फ़ोटो दिखाया था, ठीक है। तो अब बताया था कि पेंगोलिन जो है उसका स्केल, मतलब उसके स्केली बॉडी होता है, मुड़ने वाला, मोड़ लेता है ताकि उसको जानवर को कोई पकड़ ना पाए, चुभ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो हेज हॉग होता है, ठीक है, अब इसका नाम ही है कांटेदार जंगली चूहा, तो इसका भी कांटा कांटा बॉडी में होता होगा, तो ये अपने को रोल कर लेता होगा, तो शिकारी उसको नहीं पकड़ता होगा। लेकिन जो मार्मट होता है वो इस तरह का जानवर नहीं है, ठीक है। मार्मट एक तरह का गिलहरी होता है,
क्या होता है, गिलहरी, जो एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, हिमालय में भी मिलता है। ठीक है, समझ में आया। IUCN में मारमट का जो स्टेटस है वो है ये क्या है, लिस्ट कंसर्न। तो ये भी आपसे कभी पूछ सकता है कि मारमट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए मारमट क्या है, गिलहरी है, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में मिलता है। ठीक है, हिमालय में भी मिलता है। ठीक है, और लिस्ट कंसर्न है। ठीक, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। हेज हॉग जो होता है यूरोप, एशिया, अफ्रीका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया ये सब में नहीं मिलता है और अमेरिका में नहीं मिलता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। पेंगोलिन जो होता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो चाइना का पेंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। अगर पेंगोलिन के बारे में पूछेगा तो अलग अलग टाइप का पेंगोलिन मिलता है। चाइना में जो पेंगोलिन मिलता है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडिया में जो पेंगोलिन मिलता है वो है इंडेंजर्ड। ठीक है, ये सब पढ़ाए हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ है। तो बताइए कौन मोड़ लेता है, तो एक हेज हॉग मोड़ लेता है और पेंगोलिन मोड़ लेता है। बाकी मारमट एक गिलहरी होता है वो नहीं बचता है इस तरह से। ठीक है, उसको शिकारी आराम से पकड़ लेता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। समझ में आ रहा है, डिस्कशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। इसको मैंने पढ़ाया है, इन्वायरमेंट जब क्लास लिए थे तो मैंने आपको इसको पढ़ाया। मैंने पूरा इन्वायरमेंट को लगभग 80% सिलेबस जो है मात्र 15 घंटे में पढ़ाया है। तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगा और पूरा लगभग सिलेबस कंप्लीट है 80% के आसपास। बाकी जो 20% है उसको बाद में हम लोग कर लेंगे। तो उसमें मैंने आपको बताया था न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में, जब मैं आपको यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रहे थे, फॉरेस्ट के बारे में जब बता रहे थे। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक, बोल रहा है न्यूयॉर्क वनों पर घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला बोल रहा है, इट वॉज फर्स्ट इंडोर्स्ड एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। तो क्या इसको यूनाइटेड नेशन जब मीटिंग हुआ था न्यूयॉर्क में तब इसको इंडोर्स किया गया था। तो एकदम ये सही बात है, मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब 2014 में क्लाइमेट का समिट हुआ था न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे हम लोगों ने जंगल को बचाने के लिए न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट लाया था। ठीक है, फिर बोला इट इंडोर्सेस ए ग्लोबल टाइम लाइन टू एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इसमें सही बात है, इसमें एक टारगेट फिक्स किया गया था कि हम लोग को 2020 तक आधा जंगल को बचाना है जितना लॉस हुआ है, और 2030 तक पूरा हमको ख़त्म कर देना है, जंगल का हानि ना हो। ये तो मैंने ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है यह कानूनी रूप से बाध्यकारी घोषणा है। देखिए कोई भी घोषणा जो होता है वो बाध्यकारी नहीं होगा, बाध्यकारी होगा तो लोग उसको शामिल नहीं करेंगे और उसमें टाइमलाइन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये जो है बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद बोला इट इज़ इंडोर्स्ड बाय गवर्नमेंट, बिग कंपनी एंड इंडिजिनस कम्युनिटी। बोला इसमें देश, बड़ी कंपनियां और समुदाय द्वारा समर्थन प्राप्त है। देखिए बाइंडिंग है नहीं, बाध्यकारी नहीं है, तो कोई भी हो सकता है। और देखिए ये यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सरकार रहती है, कंपनी वंपनी भी उसको मानेगा। ठीक है, तो ये भी जो है सही है। बोल रहा है इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरी एट इट्स इंसेप्शन। मैंने ये बताया था आपको कि इंडिया जो है इसको साइन किया है बाद में, शुरू में नहीं किया है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन इसमें बोल रहा है कि शुरू से ही है, तो शुरू से नहीं है। तो इसमें कौन सा गलत हुआ, हमारा तीसरा और पांचवा गलत हो गया है। तो आंसर जो होगा 1, 2 और 4, क्योंकि बाकी ऑप्शन में 3 और 5 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है, आप दोबारा से उसको रिवाइज कीजिए, ज़रूर बनेगा। हिम्मत नहीं हारना है। अभी प्रीलिम्स होने में मई का एग्ज़ाम है। ठीक है, मई 2024। ठीक है, तो नहीं बन रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आप फोकस कीजिए कि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार आप रिवाइज कीजिए, आसानी से बनेगा। कुछ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि ये करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर है, न्यूज़ में होगा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, उसलिए पूछ लिया। लेकिन इस साल का जितना भी करंट अफेयर है, इस साल का जितना भी चीज़ सब आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए, तो डरिएगा नहीं, आराम से बनाइए। ठीक है, और ऐसा नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाते रहना है। बोल रहा है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू काउज न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है मैग्नेटाइट कण जिन पर न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याएं पैदा होने का संदेह है, निम्नलिखित में से किसके पर्यावरण प्रदूषक के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट किसका हो रहा है, आयरन का, इतना आपको पता है। तो बोला इनमें से जो मैग्नेटाइट निकलता है
वो किस चीज़ से निकलता है? तो भैया जिसमें जिसमें लोहा होगा उससे आपका निकलेगा, यही बात है ना सीधा। तो ये बताइए, मोटर में, गाड़ी के मोटर में लोहा होता है? होता है। इंजन में होता है? होता है। माइक्रोवेव में होता है? होता है। पावर प्लांट में होता है? होता है। टेलीफोन लाइन में होता है? होता है। तो सब में निकलेगा, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो सिंपल क्वेश्चन, बस लॉजिक लगाइए कि यार मैग्नेटाइट क्या होता है? लोहा है, लोहा का ओर होता है। लोहा का ओर जिसमें जिसमें निकलेगा लोहा रहेगा, उसी से मैग्नेटाइट पार्टिकल से भी निकलेगा। हम कंफर्म से बोल सकते हैं क्या इससे नहीं निकलेगा? हो सकता हो निकलता होगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन जिसमें बोलता है कि इससे होता होगा, तो चांसेस होते हैं कि मैक्सिमम ऑप्शन को सही करने का, ठीक है, समझ में आया? हाँ, लेकिन कुछ उटपटांग पूछ दिया यहाँ पे, अगर लिख देता यार लकड़ी, वुड से, वुड मेकिंग इंडस्ट्री, तो गलत होता है यार, प्लाईवुड मेकिंग इंडस्ट्री। तो लेकिन आपको दिमाग भी खोलना है, बैल जैसा सब चीज़ नहीं मार देना बकलोल टाइप। और हम लोग बकलोल है भी ना, हम वो समझदार इंसान है, ठीक है। इसीलिए हम लोग छांट लेंगे कि कहाँ फंसा रहा है, कहाँ नहीं फंसा रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5, डी ऑप्शन। क्लियर, समझ में? क्वेश्चन नंबर 7वां है, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर, ठीक है। फिल्टर फीडर इनमें से क्या होता है? फिल्टर फीडर का मतलब ये होता है कि बहुत सारा आप देखे होंगे जानवर एक साथ पानी पी लेता है, बहुत सारा, पूरा जैसे कुछ खाना है समुद्र में तो पूरा पानी ले लेगा, ठीक है, और उसको फ़िल्टर करके फिर जो यूज का होगा वो खा लेगा, बाकी चीज़ को उगल देगा, उसको बोलते हैं फिल्टर फीडर। क्या बोलते हैं? फिल्टर फीडर। तो कैटफिश के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। तो कैटफिश तो ऐसा कुछ था नहीं, वो तो डायरेक्ट मछली पकड़ के खाता है, ठीक है। ऑक्टोपस भी देखिए, ऑक्टोपस भी आपने देखा होगा, उसका हाथ जो रहता है उसे पकड़ के वो खाता है, तो ऐसा भी नहीं है, ये भी 2 ऑप्शन चला गया। तो कैटफिश ऑक्टोपस नहीं होगा। पेलिकन, पेलिकन एक क्या होता है आपको देखोगे, पक्षी टाइप का होता है ना, वो अपना चोंच से खाता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑयस्टर, सीप, सीप ऐसा करता है, समझ में आया? तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो छाट लो, बाकी जो बचा वो आंसर हो गया। तो भले आपको नहीं भी पता था फिर भी मारे ना, बस आपको ये पता करना था यार फिल्टर फीडर क्या होता है। नाम से देखिए, फीड, फीड मैंने खाना, फिल्टर मतलब ऐसा चीज़ जो फिल्टर करके खा रहा है, एक साथ कुछ खा लिया और उसमें से जो काम का है वो कर लेता है। जिस तरह हम लोग पानी पीते हैं तो फिल्टर पहले जो होता था कैंडल वाला, पानी डाल दिए, अब ये फ़िल्टर हुआ, फिर अब छन के निकल रहा है। तो उसी तरह से ये जो जानवर होता है पूरा एक साथ पानी जो पानी पी लेता है और उसमें जो भी कीड़ा मकोड़ा ले लेता है, फिर जो ज़रूरत होता है उसको छन के वो खाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? उसको बोलते हैं फिल्टर फीडर। क्लियर है? तो आप समझ में आ गया। कैटफिश तो आपने देखा ही था, बिल्ली। ऑक्टोपस आपने देखा ही है, इस तरह कुछ करता नहीं है। ऑयस्टर नहीं पता है मान लो, तो पेलिकन तो आप देखा एक पक्षी होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल फिश होता है, ये पक्षी होता है, बर्ड, ठीक है। समझ में आया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 का सी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 8, बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल्स द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल। मैंने आपको बायोजियोकेमिकल्स पढ़ाया, साइकिल पढ़ाया था, जिसमें पढ़ाया था 2 टाइप का बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है। एक होता है सेडिमेंट्री, जिसका हम लोग एग्जाम्पल दिए थे फॉस्फोरस और सल्फर, और इसमें ये बताए थे कि जो फॉस्फोरस सर्कल होता है वो पूरी तरह से सेडिमेंट्री साइकिल होता है, ठीक है, पूरी तरह से, और जो सल्फर साइकिल होता है वो थोड़ा गैसीय साइकिल भी होता है। तो इसमें बोल रहा है कि वेदरिंग ऑफ रॉक मेन सोर्स है, तो मेन सोर्स मतलब फॉस्फोरस सर्कल है ना, सल्फर भी है लेकिन फॉस्फोरस है मेन। सल्फर में तो भैया SO2 सल्फर आ भी जाता है बाहर से, इन्वायरमेंट से, तो इसमें तो कार्बन तो होगा ही नहीं, क्योंकि रॉक वाला साइकिल ये नहीं है, नाइट्रोजन नहीं होगा। आप बचाइए इन दोनों, फॉस्फोरस सल्फर, इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल जो है, फॉस्फोरस चक्र, वो पूरी तरह से सेडिमेंट्री है, मैंने आपको बताया था। क्लियर? बताया था कि नहीं? बोलिए, जो कमेंट सेक्शन में पढ़े लिखिए, बताए थे सर आपने ये बात, तो मैंने फोकस भी किया था कि आपको ध्यान देना है। तो उसी से देखिए क्वेश्चन भी पूछा है, तो 8 का सी। तो जो पढ़ाया जाएगा क्वेश्चन उसी से पूछेगा, बस उसका अप्लाइड रहेगा और आपको वो चीज़ याद करना है। बार बार देखेंगे, हम लोग टेस्ट सीरीज भी बनाएंगे तो सब चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी तो शुरुआत हुआ है कि नहीं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स। अब डेट्रीवोर्स के बारे में भी हम लोग बताएं हैं। डेट्रीवोर्स मतलब वो होता है जो डेड बॉडी को पूरा खा जाता है। मैंने बताया था 2 टाइप का होता है, एक होता है डिकम्पोजर्स और एक होता है डेट्रेटिवोर्स। डेट्रेटिवोर्स, डिकम्पोजर मतलब बैक्टीरिया जो होता है ये डिकम्पोज करता है, ठीक है, मतलब ये अपना जो बैक्टीरिया क्या करता है, केमिकल, इस मान लीजिए सब्सटेंस है, ठीक है, इसको तोड़ना है
तो बैक्टीरिया इसको केमिकल इस पर छोड़ेगा और इसको तोड़ देगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तो डेट्रेटिव फोर्स वो होता है जो डिकम्पोज करता है। तो डेट्रेटिव फोर्स में दो हो सकते हैं, एक डिकम्पोजर होगा बैक्टीरिया और दूसरा वो होता है जो डेड बॉडी को खा जाता है, खाने के बाद उसको तोड़ के फिर उगल देता है, जैसे केंचुआ ये सब है। समझ में आया। तो इसमें मैं डेट्रेटिव फोर्स बताना, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा बैक्टीरिया और दूसरा जो खा लेगा डेड बॉडी को, उसको तोड़ेगा, जैसे आपका अर्थवॉर्म ये सब होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपने नॉर्मली आपका ऑब्जर्वेशन है, जो डेड बॉडी को तोड़ रहा है उसी को डिकम्पोजर बोलते हैं, सिंपल। तो इसमें से मैं आप पता करना है। तो सबसे पहले अर्थवॉर्म है। तो अर्थवॉर्म किसको, आपको पता है केंचुआ किस में लगता है, डेड बॉडी में लगता है, तभी हम लोग बनाते भी हैं, वो सब बनाते हैं ना, फर्टिलाइज़र ये सब मैन्योर बनाते हैं ना, बायो मैन्योर। ठीक है, तो ये होगा। अब जेली फिश, भैया जेली फिश जो है, ठीक है, मतलब मांसाहारी होता है वो, भाई डेड बॉडी को थोड़ी नहीं खाएगा, वो जिंदा आदमी को, मतलब जिंदा छोटी छोटी मछली ये सब को खा लेता है। समझ में आया। तो जेली फिश तो नहीं होगा जेली फिश आप लोगों ने देखा भी होगा। तो उसको कभी भी देखे हैं कि डेड बॉडी को खा रहा है, इस तरह का जेली फिश होता है, आपने देखा भी होगा ऐसे ऐसे करके पतला सा। उसके बाद है मिलीपेड्स मतलब कन खजूरा। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद है सी हॉर्स भी आपने देखा होगा, इस टाइप का होता है, आपने देखा होगा तो ऐसे करके होता है। हम दिखा देते हैं आपको, देखिए ये सी हॉर्स है। आपको लगता है ये डेड बॉडी को खाता होगा, ये मछली है प्योर, तो मछली को खाएगा ये। समझ में आ रहा है ना। तो आपको लग रहा होगा कि सर इतना सारा जानवर कैसे पढ़ेंगे। ये सारा जो जानवर जो ऑप्शन में है ना, ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, लिखा है ऑप्शन में। तो अगर ऑप्शन के उस समय अगर आप पढ़ लेते, ये जेली फिश के बारे में पढ़ लेते, तो ये ऑप्शन बहुत आसान होता। ठीक है, इसीलिए मैं पूरा एक एक ऑप्शन को अच्छे से बता रहा हूँ, ताकि फ्यूचर में क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। ऑप्शन को आप छांट लो, बाकी आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपने जेली फिश नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन आपने छाटा, तो ये ऑप्शन चला गया। फिर आपको पता है अर्थवॉर्म तो होगा, तो आंसर आपका निकल गया अभी। ठीक है, 135। और वुड लाइस मैंने आपको बताया था, लकड़ी में जो कीड़ा लगता है जो लकड़ी को खाता है। तो ये भी तो तोड़ ही रहा है ना मरा हुआ चीज़ को। लकड़ी क्या है, पेड़, मरा हुआ पेड़, तो उसको तोड़ रहा है। आपने देखा भी होगा लकड़ी में अंदर जो कीड़ा होता है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1, 3 और 5। ठीक है, 1, 3, 5 क्लियर। तो जो मिलीपेड होता है वो भी हमारा क्या है, कन खजूरा, वो भी हमारा डेड बॉडी को खाता है, उसको डिकम्पोज करता है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द कॉमन कार्बन मैट्रिक सपोर्टेड बाय यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। नाम से पता चल क्या रहा है कि कॉमन कार्बन मैट्रिक, मतलब एक मीट्रिक मतलब क्या, नापने का तरीका होगा कार्बन को, और कॉमन मतलब सभी लोगों का जो कार्बन उस तरह का कुछ होगा, है ना। तो बोल रहा है एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। तो बोल रहा है बिल्डिंग से जो भी कार्बन निकलता है उसको नापने का तरीका है कॉमन कार्बन मैट्रिक। ठीक है, तो हो सकता है, मतलब मीट्रिक मतलब क्या हो रहा है, नाप रहे हैं कुछ कार्बन को, तो हो सकता है इसमें भी नाप रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बाकी भी हम देखेंगे। बोल रहा है इनेबलिंग कॉमर्शियल फार्मिंग एंटिटी अराउंड द वर्ल्ड टू इंटर कार्बन एमिशन ट्रेडिंग। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है यार, ये व्यापार करने का कुछ बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इनेबलिंग गवर्नमेंट टू एक्सेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट काउज्ड बाय देयर कंट्रीज। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि ये कार्बन फुटप्रिंट को इसमें भी नाप रहे हैं। फिर ये भी है कि कार्बन फुटप्रिंट काउज्ड बाय द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अराउंड वर्ल्ड इन ए यूनिट टाइम। ठीक है, तो हो तो सकता है आपका ACD। ठीक है, लेकिन ये करंट अफेयर उस समय न्यूज़ में था। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन है वो है कॉमन कार्बन मैट्रिक। ठीक है, वो है कि जो हम लोग घर बनाते हैं तो उससे कितना कार्बन निकलता है उसको नापने का तरीका है कॉमन कार्बन मैट्रिक, जिसको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने डेवलप किया है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है, आप याद कर लीजिए, क्या पता फ्यूचर में पूछ ले, कि सस्टेनेबल बिल्डिंग्स एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव। ठीक है, कि हम लोग बिल्डिंग को सस्टेनेबल बनाएंगे ताकि क्लाइमेट वो फ्रेंडली हो।
तो ये किसका, यूएनईपी। और यूएनईपी के इसी प्रोग्राम को लागू करने के लिए, चलाने के लिए कॉमन कार्बन मेट्रिक है, जिसमें कोई बिल्डिंग्स कितना कार्बन एमिट करती है उसको वो हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आया। कि सस्टेनेबल, मान लो फ्यूचर में पूछ दे कि सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव किसका है, तो आप हो सके यूएनईपी नहीं मार के कुछ और मार दें। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है यूएनईपी का है। क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। समझे? कि दुनिया भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करना। कार्बन फुटप्रिंट मतलब होता है कि वो वाला चीज़ कितना कार्बन को एमिट करता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, जिस तरह आपका पैर का निशान होता है, प्रिंट होता है, उस तरह कार्बन कितना निकला उसका प्रिंट, उसका आकलन। ठीक है, समझ में आया? फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में, जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो उसमें है, एक है स्नीडेरियंस। ठीक है, तो क्या ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं? नेक्स्ट है फंगी। तो फंगी तो बनाता है एल्गी, और फंगी लाइकेन बनता है। ठीक है, समझ में आया? उसी तरह प्रोटोजोआ भी होता है ना, ये भी जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। तो यार 2 और 3 तो होगा। और स्नीडेरियंस जो होता है, ठीक है, तो स्नीडेरियंस भी एक ऑर्गेनिजम्स होता है, ये भी अलगी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, जिसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। तो स्नीडेरियन जो होता है और जो अलगी, इन दोनों का रिलेशनशिप होता है, जिस तरह फंगी और अलगी का होता है। तो जिस तरह फंगी इसको प्रोटेक्शन देता है, उससे स्नीडेरियन भी अलगी को प्रोटेक्शन देता है। अब बदले में अलगी खाना बना के स्नीडेरियंस को देता है। ठीक है, तो मतलब वो 1 और 2 तो होगा। ठीक है, उसी तरह बहुत सारा प्रोटोजोआ भी होता है, कीड़ा बीड़ा के अंदर। ठीक है, तो बहुत सारा कीड़ा जो होता है, कीड़ा के पेट के अंदर प्रोटोजोआ होता है। तो कीड़ा जो भी खाता है, मान लो कोई कीड़ा है, इसने कॉकरोच खा लिया कॉकरोच को, तो कॉकरोच तो पचाने में दिक्कत होगा, तो इसके पेट में जो प्रोटोजोआ है वो पचाने में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए प्रोटोजोआ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है कीड़ा मकोड़ा के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें बोल रहा है कि कैन इस्टेब्लिश। तो ऐसा देखिए, आप प्रोटोजोआ तो भैया लाखों करोड़ों होगा, फंगी भी लाखों करोड़ों होगा, स्नीडेरियंस भी अलग अलग टाइप का होगा। तो मान लीजिए हम कंफर्म बोल सकते हैं क्या कि ये नहीं बनाता होगा? नहीं बोल सकते ना। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, जहाँ पे लिखा कैन इस्टेब्लिश, हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होता है कि आप जो है 4 में जाएंगे कि हाँ ये कर सकता है। ठीक है, अगर उठपटांगे कुछ पूछ दिया तो अलग बात है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यार आपको देखिए फंगी के बारे में तो पता था, लेकिन क्या 2 ऑप्शन बारे में पता था? नहीं पता था। तो उस केस में आप पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, हाँ ये कर सकता है। ज़्यादा चांसेस है 80% क्वेश्चन में ये आपका जो है सही होगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन को भी देखना है कि कुछ उल्टा पुल्टा यूपीएससी तो सेट नहीं कर दिया। ठीक है, तो दिमाग खोल के बनाना है। ठीक है, तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी। तो धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे इसको, और सिखाते भी जा रहे हैं। ठीक है, समझ में? अब नेक्स्ट है, बोल रहा है R2 आचार संहिता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध एक उपकरण है। तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है? तो ये जो है वो न्यूज में था उस साल। ठीक है, तो R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या है? तो देखिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इस तरह का उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसलिए लाया गया था, ठीक है, ताकि हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो, वहाँ पे जो रिसाइकलिंग होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, बहुत सारा चीज़ आपको यूज होता है कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो उसका अच्छे से रिसाइकल हो, इन्वायरमेंट पे कम प्रभाव पड़े, उसके लिए जो है, तो उसके लिए जो है आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारा चीज़ यूज होता है कंप्यूटर के सब में, तो उसका अच्छे से रिसाइकलिंग करेंगे। उसमें हाँ मतलब हैवी मेटल यूज होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम, जो नुकसान होता है, तो इसलिए इन्वायरमेंट पे नुकसान ना पड़े, इसके लिए R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस बनाया गया था। ठीक है, और ये न्यूज में था। ठीक है, इसीलिए इसको पूछा था। तो आपको हड़बड़ाना नहीं है कि यार ये क्या पूछ रहा है, न्यूज में था तो पूछा, और सब क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना है नहीं, सिंपल से अपन करिए। अब ये सब जो क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ वाला हो गया, फूड चेन वाला हो गया, राइट, ये फिर उसके बाद डेट्रेटिवोर्स हो गया, है ना, उसके बाद फिल्टर फीडर हो गया, फिर ये हो गया मैग्नेटाइट वाला, ये सब तो आसानी पूछ रहा है ना।
सब थोड़ी ना टफ है। तो अब जो आसान आसान वाला करके निकलिए। फिर ये जो मैम एनिमल वाला हो गया, सब नहीं बनाना होता है, ठीक है। अभी प्राइमरी प्रोड्यूसर वाला हो गया, और ये सब ऐसे बहुत ईजी है। अगर आप उसको समझ लो कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म ये कर रहा है, ये कर रहा है, खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही 11 से 23 तक कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बस आप एक बार विश्वास करके करिए, है ना। चलिए, तो समझ में आया। 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 12 देख रहे थे। तो मैं बता दिया कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में रिसाइकलिंग के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसाइकल हो, पर्यावरण को ध्यान रखे, उसके लिए एक संस्था है SERI, जिसका नाम है सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल। ये एक तरह का NGO है, ठीक है। जिस तरह हमारा वेटलैंड इंटरनेशनल है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, उसी तरह से है। तो ये तो हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पूरा रामसर कन्वेंशन इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट अंडर द रामसर। रामसर आपने उतना पढ़ा, कहीं भी R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस पढ़ा नहीं? पढ़ा, क्योंकि नहीं होगा। तो अपने पे विश्वास भी करना है कि भैया अगर ये न्यूज़ में होता है और ये अगर रामसर से रिलेटेड होता तो हम पढ़ते ना, ये नहीं पढ़ते, एकदम पढ़ते। इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। रामसर के लिए याद रखिएगा, मॉन्ट्रेक्स एकॉर्ड है। क्या है? MONTREUX, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसमें हम लोग जो वेटलैंड बहुत खतरे में है उसको इसमें शामिल करते हैं। भारत में चिलिका, ठीक है, और सांभर, ये इसमें शामिल था, ठीक है। फिर बोल रहा है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हम लोगों ने इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में मेंस में पढ़ते हैं कि टॉपिक है। तो जब हम उसके बारे में पढ़ाएंगे तो देखेंगे ये सारा चीज़ उसमें शामिल नहीं था, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए अपने पे विश्वास भी करना है कि भैया ये सब ऑप्शन तो बकवास वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा A, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा A। क्लियर, समझ में आया। तो करंट अफेयर का पार्ट था, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, हमें समझना है। नेक्स्ट बोल रहा है वाई इज़ देयर ए कंसर्न अबाउट द कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। बोल रहा है कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में क्यों कंसर्न। आपको पता है कॉपर में स्मेल्टिंग प्लांट में क्या करते हैं, जो कॉपर का ओर होता है, जैसे कॉपर पायराइट ये सब होता है, उसको उसमें पिघलाते हैं और प्योर कॉपर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। और कॉपर को तांबा को पिघलाने का बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोल रहा है क्यों कंसर्न है। बोल रहा है दे में रिलीज लीथल क्वांटिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब कंबशन या ज्वलन जो है या दहन पूरा नहीं होता है, तब जाके हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ठीक है। नहीं तो पूरा कंप्लीट होगा तो CO2 बनेगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। तो जब पूरा कब नहीं जलेगा, जब उसको पूरा टेम्परेचर नहीं मिलेगा तभी नहीं जलेगा पूरा कार्बन और बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कॉपर भैया तो आपको इसके लिए तो बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, है ना। तो उस केस में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट में कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे निकलेगा जहाँ पे कोई चीज़ अच्छे से नहीं जल रहा है, टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, जैसे कोयला को जला रहे हो तब, है ना, थर्मल पावर प्लांट, वो सब में कार्बन मोनोऑक्साइड आपका निकलेगा। पटाखा का इंडस्ट्री में, ठीक है, वोल्केनोज में थोड़ा थोड़ा निकल सकता है, लेकिन ये सब में उतना ज़्यादा CO2 नहीं निकलता है कि आपको डेंजरस होगा। इसलिए पहला हो गया गलत, ठीक है। अब ये बोल रहा है लीथल क्वांटिटी नहीं निकली, लीथल मतलब बहुत खतरनाक मात्रा में, हल्का फुल्का निकलता होगा, उतना डेंजर नहीं निकलेगा। बोल रहा है कि फिर कि तांबे का स्लैग कुछ भारी धातुओं के पर्यावरण में रिसाव का कारण बन सकता है। देखिए कॉपर जो होगा उसका अलग अलग ओर के साथ मिलता है, अयस्क के साथ, है ना। कॉपर पायराइट है, कॉपर सल्फेट है, ये सारा चीज़ के साथ मिलेगा, तो उसमें बहुत हैवी मेटल भी रहेगा। अब मान लीजिए तांबा कहीं मिल रहा है, तांबा का एक पत्थर होगा ना, उसको आप मेटालिक ओर है, बहुत सारा मेटल इसमें मिल के बन सकता है ना। जब पृथ्वी बना होगा तो तांबा बना होगा, तो बहुत सारा मेटल इसमें हैवी मेटल मिल गया होगा। तो जब आप कॉपर को मेल्ट करेंगे तो जो हैवी मेटल इसमें होगा वो भी तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा। तो हैवी मेटल से पानी में मिल गया या फिर ज़मीन में मिल गया तो उससे नुकसान होगा, इसीलिए ये चिंता का कारण है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है ये प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। तो कॉपर पायराइड जैसे CuFeS2 ये होता है कॉपर पायराइड, है ना। तो इसमें सल्फर तो है ही है, तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। और भी बहुत सारा कॉपर का और होता है जिसमें सल्फर होता होगा, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ये हमारा सही है, ठीक है, क्लियर। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, तो आंसर जो होगा वो B सही होगा, पहला गलत है। क्लियर, समझ में आया क्यों गलत है। तो UPSC ऐसे नहीं ब्लाइंडली मार देना है। कार्बन समझ नहीं आया, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता होगा क्या, अच्छा कैसे निकलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगता है इसके लिए, अच्छा नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आपको सोचना भी है, समझ में आया। तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट देखते हैं
बोल रहा है विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, फर्नास ऑयल के संदर्भ में। फर्नेस ऑयल मतलब वो ऑयल जो भट्टी, जैसे तेल वेल अगर आप, जैसे वो है मान लो, समझ लो कि हाइड्रोकार्बन, आपने कच्चा तेल मंगाया, ठीक है, तो कच्चा तेल से पेट्रोल डीजल बना, लेकिन कुछ ऑयल जो होता है वो क्या होता है, बच जाता है, वो भी इम्प्योर रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्नेस ऑयल। जैसे मान लिया आपने कच्चा तेल मंगाया, अब उसके बाद इसको पता है आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तब जाके अलग अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल डीजल निकलता है, और लास्ट में जो बच जाता है उसको हम लोग फर्नेस ऑयल बोलते हैं, ठीक। तो बोला इट इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरी, तो सही बात है, ऑयल को जब आप रिफाइन करोगे, ठीक है, क्रूड ऑयल को, तो आपको जो है मिलेगा फर्नेस ऑयल। नाम ही है फर्नेस, फर्नेस मतलब क्या, भट्टा, ठीक है ना। तो भट्टी मतलब कुछ गर्म हो रहा होगा, तो क्या गर्म हो रहा होगा, तेल, और जो बच गया वही है, ठीक है, सिंपल। बोल रहा है अब ये तेल है, तो बोल रहा है सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, तो अब तेल का प्रयोग हो सकता है ना पावर जनरेट में, तेल है, तेल को जब बॉयल करोगे, तेल को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे तो इसका वाष्प बनेगा, तो वाष्प में बहुत एनर्जी होगा, इससे हम टरबाइन चला देंगे, और टरबाइन से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, तो पावर के लिए हो सकता है, राइट, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा होगा, या फिर इसको किसी मशीन में भी यूज़ करते होंगे, मशीन चलाने के लिए, राइट। बोला इट कैन काउज सल्फर एमिशन। अब देखिए जब फर्नेस ऑयल किससे बना, तो ये तेल से बना, ऑयल से, तो ऑयल किसका होता है, फॉसिल फ्यूल होता है, आपको पता है फॉसिल फ्यूल, फॉसिल मतलब प्लांट और एनिमल का डेड बॉडी, तो प्लांट एनिमल के डेड बॉडी में सल्फर रहेगा कि नहीं, एकदम रहेगा, तो वही सल्फर फर्नेस ऑयल में जाएगा कि नहीं, एकदम जाएगा, तो जब इसको फर्नेस ऑयल जलाओगे तब सल्फर निकलेगा कि नहीं, एकदम निकलेगा, तो ये एकदम सही है, इसीलिए तो कंसर्न है ये। तो पहला जो है ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तो कौन सा सही है, तो 1 2 एंड 3। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बोल रहा है व्हाट इज़ ब्लू कार्बन। ब्लू कार्बन क्या है, नाम से क्या पता चला, ब्लू, ब्लू माने पानी, तो जो कार्बन पानी में स्टोर रहता होगा उसको ब्लू कार्बन बोलेंगे, मैंने आपको पढ़ाया भी है इसको, है ना, सिंपल क्वेश्चन। तो बहुत सारा क्वेश्चन आसान पूछता है, आपको लगता है यार बहुत टफ है यूपीएससी, टफ नहीं है मैडम, टफ है, लेकिन बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार आप समझेंगे, सब्जेक्ट को रिवाइज करेंगे, जितना पढ़ाया गया उसको बार बार पढ़िए, अच्छे अच्छे किताब पढ़िए। देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया, इन्वायरमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें सबको बोलता हूँ कि एक बार बुक ज़रूर पढ़िए। मैंने पॉलिटी आपको पढ़ा दिया, लेकिन एक बार लक्ष्मीकांत आप ज़रूर पढ़िए खुद से, इससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो बुक ज़रूर पढ़ना है, बुक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यूपीएससी आप निकालना चाह रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये मत सोचिए कि 400 पेज का किताब है, 500 पेज का किताब है। अगर आपको टफ लग रहा है, नहीं करना है तैयारी, तो छोड़ दीजिए। कोई शौक़ नहीं है किसी को कि मुझे बोलने का कि आप तैयारी करो, आपका ये खुद का डिसीजन था कि हमें पढ़ना है, ठीक है, तो पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बाकी अगर आपको मौज मस्ती करना है तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं मौज मस्ती में कि 10 पेज का ये इन्वायरमेंट का नोट्स है, ये इसका नोट्स है, उसका नोट्स है, मैं उसमें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं आपको कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, पूरा कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट पेपर, सब चीज़ करवाएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको दम भर के मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, चाहे कोई कितना भी बोले। आप देख लीजिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे रील्स बना के, शॉर्ट्स बना के ललन टॉप पे आ रहे हैं और अपना भाषण दे रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, 1.5-2 लाख फी लेके, और रिजल्ट के नाम पे जीरो है। अभी आपने देखा होगा कंज्यूमर कोर्ट जो है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस दिया है कि आप जो फर्जी नाम का जो टॉपर का लिस्ट छाप रहे हैं, ये क्यों छाप रहे हैं, आप तो रिजल्ट देते नहीं हो तो क्यों छाप रहे हो, नोटिस दिया है। लेकिन आप वही सब दिन भर वही देखोगे कि ये सर ने वो कहा, इस सर ने ये कहा। अरे आप मेहनत कीजिए, सिंपल सा है, आपका ये किताब है, ये आपका मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो, ये आपका टेस्ट सीरीज और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस इतने करना है। इसको बार बार आप पढ़ो, निकल जाएगा पेपर, एकदम सिंपल है। लेकिन हार्ड वर्क आपको दोस्तों करना पड़ेगा, कोई इसका चारा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 3 रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ क्लियर कट बोलता हूँ, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आपको उसे डबल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मैं आपको चीज़ों को समझने में और जो इम्पोर्टेंट है उसको बताने में करूँगा, लेकिन वो चीज़ आपको याद तभी करेंगे ना, समझेंगे तब, जब आप में रिवीजन करेंगे। नहीं करेंगे, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, नोट्स रिवाइज नहीं करेंगे, तो आप ही को दिक्कत होगा। इसलिए रगड़ के पढ़िए, कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ पढ़िए। फिर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे देने एग्ज़ाम पूरा, तो एकदम कॉन्फिडेंस रहेंगे कि यार हम प्रीवियस ईयर भी बना लिए, हम टेस्ट सीरीज बना लिए, राहुल सर ने जो पढ़ाया था वो भी अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लिए और बुक्स भी पढ़ ली, तो क्या छूटा इसके बाद, कुछ नहीं छूटा। तो मेहनत करिए आप अच्छे से, ठीक है। चलिए, ब्लू कार्बन क्या है मैंने बता दिया। नीला कार्बन जो पानी, नीला क्या होता है, वाटर, तो जो कार्बन स्टोर होता है ओशियन और कोस्टल एरिया में, उसी को हम लोग नीला कार्बन बोलते हैं। तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्र द्वारा कैप्चर किया गया कार्बन।
फिर बोल रहा है जंगल में जो कार्बन स्टोर होता है, तो जंगल में जो कार्बन स्टोर होता है उसको हम लोग ब्राउन कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन कार्बन, या इसको ब्राउन नहीं तो छोड़ दीजिए, इसको ग्रीन कार्बन बोल दीजिए। जो पेड़ पौधा में स्टोर होता है उसको ग्रीन कार्बन। जो पेट्रोल वोल्टोल में स्टोर होता है उसको या तो ब्लैक कार्बन बोलते हैं या तो इसको ब्राउन कार्बन बोलते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, वो तो नॉर्मल है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए, आपको जंगल पता है हरा भरा होता है, तो हरा कार्बन। नेचुरल गैस पेट्रोलियम थोड़ा काला या फिर भूरा कलर का होता है, तो ब्लैक और ब्राउन कार्बन। तो बस ऐसे है टाइप्स ऑफ कार्बन के हिसाब से। जब मैंने आपको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पढ़ाया था तो उसके बारे में हल्का सा आपको बताए थे। बाकी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि 85% सिलेबस इन्वायरमेंट इकोलॉजी का कंप्लीट है। बाकी जो 15% है उसको हम कर देंगे, तो बाकी 15% में यही सब छोटा मोटा चीज़ बचता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए, तो 15 का आंसर हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बोल रहा है इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्टली लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन ए सरफेस विदाउट सॉइल। बोल रहा है प्रकृति में निम्नलिखित में से किसके मिट्टी के बिना सतह पर जीवित पाए जाने की सबसे अधिक संभावना है। बोल रहा है बिना मिट्टी के सबसे अधिक कौन जी जाएगा, बिना मिट्टी के कौन जी सकता है। तो मैंने जब आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था कि प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ठीक है। और सक्सेशन जो शुरू होता है, ठीक है, वो आपको पता है कि लाइकेन से शुरू होता है। लाइकेन क्या करता है? मिट्टी बनाता है पत्थर को तोड़ के। तो अगर लाइकेन पत्थर को तोड़ के मिट्टी बना रहा है, इसका मतलब ये है कि वो बिना मिट्टी के भी जीवित रह जाएगा, तभी तो मिट्टी वो बना, उसके द्वारा मिट्टी बन रहा है, ये नहीं कि वो मिट्टी पे रह रहा है, ठीक है। तो लाइकेन बिना मिट्टी का रह लेगा। बाकी आप देखिए, आपको पता है यहाँ पे लाइकेन, यहाँ पे लिख दो, सेकंड ऑप्शन में लाइकेन लिख दीजिए। अच्छा, आपको पता है काई, काई आपको पता है, काई हरा भरा होता है, तो उसके लिए भैया मिट्टी चाहिए ना। बोल रहा है मिट्टी के बिना जीवित रह जाएगा, काई कहाँ से जिएगा। जहाँ भी आप देखते होंगे काई, वो या तो पत्थर पे देखते होंगे या तो पानी पे देखते होंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको मिट्टी का कण दिखेगा, है ना। काई को आप जब हाथ से हटाएंगे तो देखेंगे वो जिस पे उगा हुआ है वो मिट्टी है, ठीक है। इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, समझ में आया। तो मॉस नहीं होगा। मशरूम, मशरूम भी आपको पता है यार, मिट्टी तो चाहिए, या तो पेड़ के पास रहेगा या मिट्टी के पास, तो ये भी हमारा नहीं होगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लाइकेन तो होगा, क्योंकि लाइकेन के बाद ही मिट्टी बनता है। तो यूपीएससी ने आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं पूछा, आपको इनडायरेक्ट वे में पूछ दिया कि बताइए कि बिना मिट्टी के कौन रह लेगा। तो अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे चीज़ों को, बार बार बुक्स पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा ना यार। लाइकेन के बारे में मैंने इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा था, जहाँ पे सर ने बताया था कि यार ये बिना मिट्टी के रह लेता है, ये मिट्टी बनाता है, उसके बाद प्लांट व्लांट आगे बढ़ता है। तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा। और अगर कोई पहली बार पढ़ेगा तो बोलेगा नहीं अरे सर जो पढ़ाएं उससे क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन उसी से आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। लेकिन आपको वो चीज़ याद होना चाहिए, और तभी होगा जब बार बार रिवाइज करोगे। और आपको पढ़ाने के अलावा आपको काम क्या है बताइए। लोग सब जॉब वॉब करके बढ़िया से पढ़ ले रहे हैं, 8-10 घंटा जॉब करके। आपने देखा होगा 12th फेल मूवी, 12th फेल, या नहीं देखा है तो एक आईपीएस का है, 10-12 घंटा ये ड्यूटी करते थे आटा चक्की में, नेहरू विहार में ही रहते थे, और प्राइवेट में जॉब करके भी पढ़ते थे और आईपीएस हैं, ठीक है। तो आपको धूम धड़ाका चकाचौंध में नहीं रहना है कि इस कोचिंग वाले सर ने बताया कि एक तो जो है कोचिंग में मतलब यूट्यूब पे एक बोझा सर के नाम से हैं, ठीक है। तो ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये सब आपको शॉर्ट्स रील ये सब नहीं देखना, आप अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ये सब कोई काम नहीं आएगा, समझ में आया। खुद से मोटिवेटेड रहिए, खुद से पढ़ाई कीजिए। मोटिवेशन तभी आएगा जब बार बार आप पढ़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं। तो बोझा सर और भी जो हैं फेमस हो पर्सनैलिटी, जो अच्छे टीचर होंगे वो यूट्यूब पे कभी भी अपना चकाचौंध नहीं करेगा, आराम से अपना कोचिंग में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उनका काम है रिजल्ट देना। जो फर्जी टीचर होते हैं वही आपको आके बड़ा बड़ा चीज़ बोलेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये आप जो है लाइकेन होगा। अब फर्न, फर्न आपको पता है कि छोटा मोटा पौधा होता है, फर्न आपको सुने भी होंगे, प्लांट्स होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा नहीं होगा कि प्लांट के लिए मिट्टी चाहिए, तो आंसर जो होगा वो होगा लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। तो सिर्फ होगा बी, समझ में आ रहा है। बाकी क्यों नहीं हुआ? और ये क्वेश्चन किससे था? इकोलॉजिकल सक्सेशन से था, ठीक है। तो ये जो हमारा 16 क्वेश्चन आया था एनवायरनमेंट इकोलॉजी से, वो आपका बन गया है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आया था, उसके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया, 17 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 2021 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग को हम लोग यूज कर सकते हैं नेचुरल
मॉस्क्वीटो रिपेलेंट के लिए, मतलब मच्छर को भगाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है कांग्रेस ग्रास। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास। तीसरा ऑप्शन है लेमन ग्रास। चौथा है नट ग्रास। तो 4 घास का नाम बोला है कि इनमें से कौन सा चीज़ को हम लोग मच्छर भगाने के लिए यूज करते हैं। एलिफेंट ग्रास तो आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, बड़ा बड़ा घास जो अफ्रीका में पाया जाता है उसको हम लोग एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, एलिफेंट ग्रास को मैंने बताया था कि मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा बाकी ऑप्शन के भी बारे में कि ये ऑप्शन क्या है, किस चीज़ के बारे में। इसको हम लोग नेपियर ग्रास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपियर ग्रास। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, नाम इसलिए पड़ा एलिफेंट ग्रास क्योंकि बड़ा बड़ा इसका हाइट होता है। ठीक है, तो बड़ा बड़ा घास होता है और इसी घास के में पीछे छुपा होता है जानवर, मांसाहारी जानवर। तो जैसे ही कोई आता है हिरन विरन धड़ाक से खा लेता है, इसीलिए उसको एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। अफ्रीका में पाया जाता है। इसका न्यूट्रिशन बहुत कम होता है, इसमें न्यूट्रिशन जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, समझ में आया? और बहुत सारे लोग इसको खाते भी। ठीक है, समझ में आ गया? एलिफेंट ग्रास कहाँ मिलता है, क्या फीचर बता दिए। इसका उल्लेख चरक संहिता जो है ना, चरक ने जो लिखा है उसका भी उल्लेख इसमें है कि इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज करते हैं एलिफेंट ग्रास को। बुखार के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और पेट वेट खराब अगर रहता है तो उसके लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, लेकिन मच्छर भगाने के लिए यूज नहीं करते हैं। तो अगर फ्यूचर में पूछेगा तो आप बता देंगे एलिफेंट ग्रास से रिलेटेड ये सारा चीज़। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद जो कांग्रेस ग्रास है इसी को हम लोग गाजर ग्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाजर ग्रास। ठीक है, जो कांग्रेस ग्रास है वो एक तरह का इन्वेसिव स्पीसीज है। क्या है? मैंने बताया था आपको इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में। तो कांग्रेस ग्रास जो है एक तरह का क्या है? इन्वेसिव स्पीसीज, मतलब कहीं भी अगर आप इसको रखेंगे तो पूरे को नुकसान कर देगा। इसको हम लोग गाजर ग्रास भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। कैरेट मतलब गाजर होता है, या गाजर ग्रास भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत नुकसान करता है पूरा इकोसिस्टम को। समझ में आएगा? जो अगला है लेमन ग्रास, जो ऑप्शन में दिया हुआ है लेमन ग्रास। तो लेमन ग्रास जो है, ठीक है, इसको मच्छर भगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेमन ग्रास को हम लोग मच्छर भगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद अगला लास्ट ऑप्शन दिया था नट ग्रास। क्या दिया था? नट ग्रास। तो ये नट ग्रास है वो आपको अफ्रीका, एशिया और यूरोप में मिलता है। ठीक है, इसको भी लोग खाते हैं, इस घास को भी लोग क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, और ये नट के जैसा लगता है। नट समझते हो? मतलब जैसे चना बादाम के जैसा लगता है, लेकिन है घास। ठीक है, ये भी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पेट वेट खराब रहेगा तो उसमें यूज करते हैं नट ग्रास। ठीक है, समझ में आ गया चारों घास के बारे में। फ्यूचर में अगर पूछ ले कांग्रेस की इनमें से कौन सा जो घास है वो आपका इन्वेसिव स्पीसीज है, तो कांग्रेस ग्रास। किसको डाइजेस्टिव सिस्टम पेट वेट के लिए यूज करते हैं? तो एलिफेंट ग्रास एंड नट ग्रास। लेमन ग्रास तो ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये था। मैंने बताया था टोटल 19 क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था कि वो पूछा था कि हाँ ठीक है, सवाना से पूछा था। ठीक है, 1 मिनट रुके थोड़ा। हाँ 1 मिनट। हाँ पूछा था क्वेश्चन नंबर 18 पूछा था कि एक बताया था बायोम के बारे में, एक फॉरेस्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन था कि ऐसा फॉरेस्ट है
जहाँ पे जो पत्ता होता है लीफ बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है, सड़ता बहुत जल्दी है, ठीक है। जिसके कारण क्या है कि एक पेड़ है तो पेड़ का पत्ता जैसे गिरा तुरंत इसको सड़ गया, जैसे गिरा सड़ गया। और ये जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कैनोपी है। कैनोपी मतलब मैंने बताया था आपको कि बड़ा पेड़ है, फिर छोटा पेड़ है, फिर छोटा पेड़ है, फिर छोटा पेड़ है, तो ऊपर से आप देखेंगे तो आपको सीढ़ीनुमा दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा इसमें अलग अलग तरह का पौधा भी मिलता है जो एक दूसरे के ऊपर लता के रूप में रहता है, ठीक। और मिट्टी जो है उतनी उपजाऊ नहीं है क्योंकि पानी बहने के कारण पूरा मिट्टी बह जाता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है और ज़मीन में आपको पत्ता वत्ता नहीं दिखता है क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, कौन सा फॉरेस्ट का? आप ऑप्शन देखिए, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट मतलब शंकुदार वृक्ष जंगल। दूसरा है ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, शुष्क पर्णपाती फॉरेस्ट, ठीक है। तीसरा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। और चौथा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपके दिमाग में तुरंत होगा आंसर कि सर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, क्योंकि आपने बताया था और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि यहाँ पे अलग अलग हाइट के पौधे मिलते हैं और ऊपर से देखेंगे तो आपको कैनोपी की तरह दिखेगा। और चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है इसीलिए पत्ता जैसे ही गिरता है तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए मिट्टी जो होता है वो खाली खाली दिखता है ज़मीन, है ना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट तो आपको पता है, ये तो आपको वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे बारिश बहुत अधिक होगा, कोन के साइड का, ताकि बर्फ़ गिरेगा तो स्लिप करके नीचे आ जाएगा, इस पे जमेगा नहीं, ठीक है। ड्राई डेसिडुअस आपको पता है इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट है वो ड्राई डेसिडुअस है, ठीक है। जैसे पीपल है, शीशम है, नीम है, ये सारा चीज़ तो ड्राई डेसिडुअस। उस वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देखें कभी कि पीपल का पेड़ पूरा मतलब इस टाइप का, कभी कैनोपी टाइप का देखें? नहीं देखें, वो कभी स्पॉट में रहता है कि यहाँ रहेगा, कि यहाँ रहेगा, कि यहाँ रहेगा। यहाँ पे रेन फॉरेस्ट में इसलिए दिखा है क्योंकि पानी जो है अलग अलग पानी जो है बहुत मिलता है, तो डिफरेंट टाइप के पेड़ पौधा उगते हैं। प्लस पौधा में पानी मिलते रहता है तो पौधा ऊपर बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, ठीक है। तो सूरज का लाइट जो है ये घेर लेता है तो बहुत कम लाइट नहीं इसको मिलेगा तो ये छोटा ही रह जाता है। फिर ये वाला लाइट घेर लेता है तो ये इससे छोटा ही रह जाता है, फिर ये घेर लेगा, ये छोटा है, तो एक आपको कैनोपी के टाइप का मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? ऊपर से देखेंगे तो आपको सीढ़ी नुमा दिखेगा, ठीक है, पौधा का कैनोपी, ठीक है। कैनोपी मतलब होता है कि जैसे ये पेड़ है ना, जैसे पेड़ है, ठीक है, पेड़ है तो इसको पेड़ का कैनोपी बोलते हैं, मतलब जो ऊपर का होता है एरिया उसको कैनोपी बोला जाता है। इसी के आधार पे हम लोग जो फॉरेस्ट सर्वे करते हैं भारत में वो इसी के आधार पे करते हैं। फॉरेस्ट सर्वे हर 2 साल में एक बार होता है जनरली, है ना, तो कैनोपी को ही नाप के हम लोग करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन पूछा है इन्वायरमेंट से 2021 में, 20-21 क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को अच्छे से फोकस करके पढ़िए। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सवाना में, सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में, घास का मैदान है। बोला सवाना में घास है और पेड़ जो है बहुत कम है और थोड़ा थोड़ा है जगह में, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो जंगल है जंगल क्यों नहीं है, क्यों जो है घास बन के ही रह गया है, जंगल क्यों नहीं बन पाया, ये है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि क्योंकि वहाँ पे बील बनाने वाले जानवर हैं, बील बनाने वाले जानवर हैं, मतलब बरोइंग एनिमल। जो बील बना के रहते हैं उसको बरोइंग एनिमल बोलते हैं, जैसे चूहा है, सांप है वो। तो बोल रहा है कि बील बनाने वाला जानवर है इसीलिए जो है वहाँ पे जंगल नहीं हो पाए। फिर नेक्स्ट है फायर, आग लगने के कारण। तीसरा ऑप्शन है कि वहाँ पे शाकाहारी लोग हैं, शाकाहारी मतलब चरने वाले जानवर, शाकाहारी चरने वाले जानवर, इसलिए वहाँ पे जंगल नहीं हो पाए, जिसको बोलते हैं ग्रेजिंग एनिमल, ठीक। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि पानी जो है
वो सीजनल होता है, मतलब पूरा साल भर पानी नहीं होता है, सीजनल रेनफॉल होता है, ठीक है। और पांचवा ऑप्शन है, बोल रहा है मिट्टी का प्रॉपर्टी के कारण, मिट्टी का प्रॉपर्टीज के कारण, ठीक समझ में आ रहा है। अब बताइए, और ऑप्शन जो आपका दिया हुआ है कि कौन सा आपको चुनना है, तो पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 4 और 5, तीसरा ऑप्शन सी है आपका 2, 3, 4 और आपका डी है 1, 3 और 5। तो सबसे पहले देखो, सामान्य में बोल रहा घास तो है लेकिन जंगल नहीं हो रहा है। ये बताइए, आपने फायर के बारे में सुना होगा, ठीक है। फायर कब होता है, जब पानी बहुत कम होता है तो घास वहाँ सूख जाता है, सूखने के कारण उसमें हवा चलने के कारण घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है और आग लग जाएगा। और जैसे ही आग लग जाएगा तो ये बताइए, जो जंगल भी, जो छोटा छोटा पौधा था जो बड़ा होकर जंगल बनता, वो रहेगा नहीं, बार बार आग लगेगा तो जंगल बन ही नहीं पाएगा। तो ये होगा। ये बताइए, क्या बिल बनाने वाला जानवर अगर हो जाएगा तो क्या होगा, उससे क्या जंगल रुक जाएगा, क्या करता है वो। ये तो अच्छा है ना कि जो बिल बनाने वाला जानवर अगर रहेगा तो वो क्या करेगा कि एक बीज को इधर से उधर ट्रांसफ़र करेगा, तो उससे तो और पेड़ उगेगा, और ज़्यादा जंगल बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तो नहीं होगा। फिर बोल रहा है शाकाहारी चरने वाले जानवर, सही बात है। ग्रेजिंग अगर एनिमल होगा तो मान लीजिए ये छोटा सा पेड़ बनता, आगे जाके बड़ा पेड़ बनता, तो छोटा सा पेड़ आया तो ये घास, यहाँ घास भी है और एक पेड़ भी मान लो था, छोटा सा पौधा, तो चरने वाला जानवर या हिरन आया, इसको भी चर गया, इसको भी चर गया, तो ये जो फ्यूचर में जाके जंगल बनता, नहीं बन पा रहा है, तो होगा ये। फिर बोल रहा है पानी की कमी, तो सही बात है, सवाना में पानी की कमी है, जंगल को ज़्यादा पानी चाहिए, इसीलिए तो फॉरेस्ट वहीं पे है जहाँ पे पानी अधिक है, नहीं तो मरुस्थल में भी तो जंगल होता है क्या, नहीं है, समझ में आ रहा है। इसलिए पानी वाला होगा। बाकी मिट्टी का प्रॉपर्टी पे उतना डिपेंड नहीं करता है कि जंगल है कि घास है। अगर घास उग जा रहा है जो इतना सॉफ्ट होता है तो फिर पेड़ क्यों नहीं उगेगा, पेड़ तो और इससे मजबूत होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिट्टी का कोई प्रॉपर्टी से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए जो रेन फॉरेस्ट होता है वहाँ का मिट्टी तो एकदम बकवास होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, रेन फॉरेस्ट जो वर्षा वन होता है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो बारिश होने के कारण इसका जो मिट्टी होता है वो बह के निकल जाता है, पूरा उर्वरता ख़त्म हो जाता है, टॉप सॉइल ख़त्म हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। क्या बोलते हैं, लीचिंग। तो अगर हम सवाना के कंपेयर में बात करें तो वर्षा वन का तो मिट्टी और ख़राब है, फिर भी वहाँ पे वर्षा वन है, क्यों है, क्योंकि वहाँ आग लगने का टेंशन नहीं, वहाँ पे उतना जानवर जो है चरने वाले जानवर का टेंशन नहीं, वहाँ पे बारिश एकदम धूम धड़ाका से होता है, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर जो होगा वो होगा 2, 3 और 4। बात समझ में आ रहा है ना, इसलिए मैं आपको ऑप्शन भी समझाते जा रहा हूँ कि अच्छा इसलिए ये ऑप्शन इस कारण से गलत है, ये ऑप्शन इस कारण से गलत है। तो 19 क्वेश्चन हो गया, तो टोटल 19 क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था लेकिन वो ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया। किसमें पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में, तो उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा है वो पूछा था पर्माकल्चर से, बोल रहा है कि पर्माकल्चर, ठीक है, कन्वेंशनल जो केमिकल फार्मिंग है, केमिकल फार्मिंग, उससे किस तरह से अलग है, उससे कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो बोल रहा है कि जो पर्माकल्चर जो फार्मिंग होता है, एक तरह का फार्मिंग है जिसको बोलते हैं पर्माकल्चर फार्मिंग, और केमिकल फार्मिंग तो आप समझ रहे हो जो अभी हम कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र ये सब डाल के पानी वानी पूरा एकदम धूम धड़ाका से यूज कर रहे हैं, तो उसके कंपेयर में पर्माकल्चर कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, तो ये बोल रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग होने से मोनोकल्चर कम होता है। मोनोकल्चर समझते हैं, मोनोकल्चर का मतलब होता है कि एक पौधा अगर आप लगा रहे हो, एक ही चीज़ का खेती कर रहे हो, उसको मोनोकल्चर बोल रहे हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पर्माकल्चर फार्मिंग होने से मोनोकल्चर कम होता है, ठीक है, और वहीं केमिकल फार्मिंग होने से मोनोकल्चर बढ़ता है। तो सही बात है। अभी देखिए पंजाब हरियाणा में क्या हो रहा है, केमिकल फार्मिंग, और क्या उगा रहा है, एक ही चावल गेहूँ। लेकिन अगर पर्माकल्चर में क्या होता है कि हम लोग पूरा क्लाइमेट को ध्यान में रख के जो है खेती करते हैं, उसको बोलते हैं पर्माकल्चर, जिसमें हम लोग
नेचर को ध्यान में रख के एग्रीकल्चर करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी को हम लोग जो है ध्यान में रखते हैं, समझ में आ रहा है। और जितना भी वेस्ट होता है अगर एग्रीकल्चर का उसको यूज कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पर्माकल्चर। ठीक है, समझ में आया। ये एक सस्टेनेबल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि केमिकल फार्मिंग होने से सैलिनिटी होता है, लवणता बढ़ता है। क्या बढ़ता है, लवणता बढ़ता है। लेकिन जो पर्मा फार्मिंग उससे ये सब उतना दिक्कत नहीं है। तो सही बात है, अच्छा ऑप्शन है ना, अच्छा चीज़ है, तो अच्छा चीज़ से ख़राब चीज़ थोड़ी ना होगा, तो ये सही है। तीसरा बोल रहा है कि केमिकल फार्मिंग जो है वो एरिड एरिया में, एरिड मतलब शुष्क एरिया में आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो पर्मा फार्मिंग है उसको हम नहीं कर सकते। तो बताइए सही है गलत। ये वो देखिए सैलिनिटी लवणता बोल रहा है कि दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सैलिनिटी लवणता होता है केमिकल फार्मिंग से। और सैलिनिटी लवणता कब होता है, जब ज़्यादा पानी आप खेत में डाल देते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि कुछ पानी उड़ जाता है और मिट्टी बच जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, मान लीजिए खेत है, ठीक है, खेत में खूब सारा पानी आप डाल दिए, ठीक है, तो मिट्टी का तो एब्जॉर्ब करने का क्षमता लिमिट है ना, उसके बाद ये पानी ऊपर ही रह जाएगा। तो जब सूर्य का प्रकाश से क्या होगा, ऊपर वाला पानी उड़ जाएगा, उड़ने के बाद यहाँ पे मिट्टी, वहाँ पे क्या बच जाएगा, नमक, उसी को बोलते हैं सैलिनिटी। तो ये कब होता है, जब केमिकल फार्मिंग, जब आप एक्सेस पानी डालते हैं। लेकिन परमा कल्चर फार्मिंग में ऐसा नहीं होगा, हम लोग लिमिट अमाउंट में पानी डालते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से। लेकिन ये इसीलिए पर्मा फार्मिंग शुष्क एरिया में भी हो जाता है, लेकिन केमिकल फार्मिंग जो है वो शुष्क एरिया में नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। अब HYB सीड्स लगा रहे हो, आप फर्टिलाइज़र यूज़ करो, उसके लिए भी तो पानी चाहिए ना, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि मल्चिंग जो है, मल्चिंग वो पर्मा फार्मिंग में हम लोग करते हैं, लेकिन जो केमिकल फार्मिंग है वहाँ पे इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मल्चिंग समझते हैं क्या होता है, मल्चिंग मतलब क्या होता है कि जैसे खेत है, ठीक है, खेत है ये, तो हम लोग क्या करते हैं, खेत में ही जो भी पेड़ पौधा है उसका जो भी पत्ता वत्ता गिरा उससे खेत को ढक देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर खेत ढक देंगे पत्ता वत्ता से तो पानी जो है इसका मिट्टी का बरकरार रहेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब पड़ेगा तो ऊपर का जो भी पत्ता वत्ता खेत पे हम लोग ऐसे पसार दिए हैं उसके कारण पानी ऊपर उड़ के नहीं जाएगा। तो एक फ़ायदा ये होगा। दूसरा, पत्ता उत्ता जब सड़ेगा तो उसका जो भी केमिकल है अच्छा न्यूट्रिएंट्स आएगा मिट्टी में, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगा। 2 फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा होगा कि सॉइल इरोजन, मृदा का जो अपरदन होता है वो नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी में पत्ता वत्ता ढक दिया है। तो ये उसको हम लोग मल्चिंग बोलते हैं, जिसमें हम लोग डेड पत्ता वत्ता को हम लोग खेत पे पसार देते हैं ताकि सॉइल इरोजन ना हो, फर्टिलिटी मेंटेन करे, पानी उड़ के नहीं जाए। तो इसको पर्मा फार्मिंग में हम लोग करते हैं। लेकिन केमिकल फार्मिंग में ये सब पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहाँ तो बस केमिकल डालो, पानी छींटो, ठीक है, इसलिए हमारा ये सही है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ था आपका, वो दिया था 1 और 3, दूसरा था 1, 2 और 4, सी ऑप्शन था आपका 4 ओनली, और ऑप्शन जो डी था वो था 2 और 3। तो बताइए कौन सा सही हुआ, 1, 2 और 4। तीसरा इसलिए गलत हुआ क्योंकि केमिकल फार्मिंग शुष्क एरिया में करना संभव उतना नहीं है। पर्मा फार्मिंग तो आप कर सकते हो क्योंकि अच्छा चीज़ है। समझ में आया। तो टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं। समझ रहे हो आप कितना इन्वायरमेंट का वेटेज है। 100 में से 20 क्वेश्चन, मतलब 20% क्वेश्चन आपका सिर्फ इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है। और आप देख रहे हो कि अगर आपको ने अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज किया है और अपने दिमाग अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से आप जो है 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। और अगर और अच्छे पढ़ लिए तो 15-16 क्वेश्चन भी बना लेंगे। हमें 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं टारगेट करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा और भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना होगा जो काम का नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि 20 में से 15-16 क्वेश्चन हमें आना चाहिए, और जिसमें से अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुआ तो 10-12 क्वेश्चन अगर बन रहा है, तो अगर 20 में से आप 10-12 क्वेश्चन बना रहे हो तो 100 में से आसानी से आपका 50 से 60 क्वेश्चन आप बना रहे हो, और 50-60 क्वेश्चन सही से बना देंगे तो आपका निकल जाएगा प्रीलिम्स। कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज 2021 इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किए। आशा करते हैं कि ये जो इनिशिएटिव है आपको अच्छा लगा होगा। तो पसंद आया तो ये चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम लोग बाकी चीज़ को भी पढ़ते हैं जहाँ पे, ठीक है। हालांकि इस चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर आप क्वालिटी देखिएगा तो हमको गारंटी देते हैं, ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट पूरे यूट्यूब में कोई कहीं नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसा
मैं खुद अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट है वो खुद ही बोलेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये डिस्कशन लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम 2020 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।